हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले जो सीरीज चल रहा था उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में जान चुके हैं और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए उन सारे प्रश्नों को हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और आज के इस एक ही वीडियो में दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर एक ही वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। और यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं तो सारे प्रश्न आप एक ही वीडियो में इस बार डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखते में नींद आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को अभी ना देखें। जब आप बिल्कुल माइंड फ्रेश रहें तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आधा अगर आप देख के आधा छोड़ देंगे तो वो आधा छूटा ही रह जाता है, आप फिर आप पूरा नहीं देख पाते हैं। तो ये हम सारे जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, लगभग यहाँ पर 450 से प्लस क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बनेंगे। और साथ साथ यहाँ पर समझ लीजिए कि आपके 500 से 600 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर बताते चलूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आप जान लीजिए कौन कौन से टॉपिक से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो कि हम टाइप 1, 2 और 3 तीनों को एक ही वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम बता रहे थे, तो यहाँ पर इससे कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो टाइप 1 में जो कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और भारतीय इस्लामी संस्कृति के बारे में हम देखेंगे, जिसमें यहाँ पर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। और साथ साथ यहाँ पर टाइप 2 में जो कि शेरशाह, मुगल काल, मराठा एवं सिख साम्राज्य के बारे में देखेंगे। और साथ साथ यहाँ पर विविध के भी सारे प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए जो स्पेशल बनाया गया है। तो अगर आप 2-3 प्रश्न का मतलब समझते हैं तो बिल्कुल समझिए कि 2-3 प्रश्न का मतलब आप 2-3 लाख कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे और एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में टाइप 1 से लेकर और टाइप 3 तक देखेंगे। पीडीएफ की क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। पहले यहाँ पर क्वालिटी में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत था, बट अब यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी, तो इसके लिए आपको एक दो टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का काम है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोगों को ये आप लोगों का टारगेट है। मेरा टारगेट है कि जल्द से जल्द इस वीक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग का टारगेट है 50 लाइक और साथ साथ यहाँ पर 500 व्यू, 500 प्लस व्यू अगर आप इस पर कंप्लीट करते हैं तो ही हम यहाँ पर अगला वीडियो जो कि प्रोवाइड करेंगे। तो ये टारगेट आप लोगों का है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पहला प्रश्न से देखते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस लाइव क्लास में। इसे आप मैराथन क्लास कह लीजिए या मास्टर वीडियो कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अपना एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा और कितना इसमें सही कर पाते हैं और कितना गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपका कितना गलती हो रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के टाइम पर ये गलती नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इसके लिए जो अलग से तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पीडीएफ लेने का कोई फ़ायदा तभी होगा जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे और फिर पेपर पेन लेके, जैसे एक यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 3 ऐसे करके आप यहाँ पर अपने पेपर में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पीडीएफ में से पहले वीडियो को कंप्लीट देखना है, फिर इस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन को बनाना है और फिर आंसर मिलाना है। आंसर आपको पीडीएफ के एंड में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो याद रखिए वह सुल्तान कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखिए इसका शासनकाल जो कि 1206 से लेके और 1210 तक इसका शासनकाल रहा था। ये भी कई बार एग्जाम आपसे पूछ लिया जाता है। ये किसका गुलाम था, याद रखिए कि ये जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो कि कब तक रहा था। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया था। इसका करेक्ट आंसर जो कि 1526, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो याद रखिएगा वो नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न देखिए कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो याद रखिए किसके आक्रमण किया था, ये जो कि इल्तुतमिश के लिए आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जो कि चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बलबन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, और ये सारे प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं, ये कितना बार पूछा गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो सुल्तान कौन था जो खुद को सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता था, तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो याद रखिएगा वो कौन सुल्तान था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वो सुल्तान था तुगलक वंश, याद रखिएगा। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो याद रखिएगा 1320 से लेकर, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1320 से लेके और 1414 तक, याद रखिएगा 1414 तक इसका जो कि शासनकाल रहा था। वहीं अगर हम बात कर लें खिलजी वंश का, इसका 1290 से 1320 तक आप यहाँ पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बोल देते हैं खिलजी वंश का जो कि 1290 से 1320 तक। और वहीं सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक। और लोधी वंश की बात करें तो 1450 से 1526 ईस्वी तक रहा था इसका शासनकाल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो याद रखिएगा ये असफल व्यक्ति क्यों था, तो ये असफल था, वह अपने व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वह जो कि व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिस कारण से वो एक असफल व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था। तो याद रखिएगा वो शासक था फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा कि इसका जो कि स्थापना ये 1489 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में जो कि प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिएगा गोल गुंबद का निर्माण जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। माफ कीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना जो कि 1489 बता दिए थे, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1451 ईस्वी में जो कि लोधी वंश की स्थापना हुआ था, और चला था कब, तो ये 89 तक, यानी कि इसका शासनकाल जो कि 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि चांद बीबी जो कि कहाँ की शासिका थी। तो याद रखिएगा चांद बीबी जो शासिका थी तो वो कहाँ की थी, तो इसका करेक्ट आंसर ये अहमदनगर की शासिका थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति संत था या थी, तो वो कौन थी, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो वो किसके द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा कि वो किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशा, यानी कि पीर किसे कहा जाता है सूफी, तो याद रखिएगा कि सूफियों के गुरु को जो कि पीर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह जो कि इस समय किस राज्य में स्थित है, तो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा दिल्ली का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था, तो वो इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, तो याद रखिएगा ये मोहम्मद गौरी को हराया था। ये कब युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, और इसी के 1 साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में ठीक तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और दूसरा युद्ध में कौन हार गया, तो उसमें यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध में जो हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था और इसमें कई बार जो कि आप कन्फ्यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिएगा, कि भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा जो कि किसने आरंभ की थी। तो याद रखिए दोस्तों भारत के जो इतिहास में है इसमें अभी तक सांकेतिक रूप से चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई साक्ष्य कहीं पर भी मिला ही नहीं है दोस्तों, ये किसी ने भी
जो कि चमड़े की मुद्रा जारी नहीं किया था। तो इस प्रश्न को हम गलत मानते हैं और एसएससी भी इसको गलत ही करार दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ये असमिया भाषा को लोकप्रिय बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप 91 ऑप्शन देख सकते हैं और 92 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी जो कि दूसरे युद्ध में हराया था। तो याद रखिएगा दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था। इसमें जो कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि अधिकांश मंगोलिया जो कि आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे। तो याद रखिएगा इस करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो वो कौन था, याद रखिएगा वो इल्तुतमिश था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में जो कि पारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। तो याद रखिएगा कि वो कौन था, तो वो यहाँ पर बलबन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा ये जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों में से कौन जो कि कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि नीचे चला गया, चलिए हम देख लेते हैं। अगला पेज में यहाँ पर ऑप्शन गया है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 4 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो 4 में यहाँ पर जो कि चलिए देख लेते हैं 4 में यहाँ पर जो कि DABC दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको DABC इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो DABC पहला कौन था, तो वो गुलाम वंश था, फिर यहाँ पर खिलजी वंश, फिर यहाँ पर तुगलक वंश और फिर यहाँ पर सैयद वंश। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो किसके समीप स्थित है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, औरंगाबाद। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद हो जाएगा, जो कि दौलताबाद जो 14वीं शताब्दी में निर्मित जो कि किलों का शहर है, जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद। याद रखिएगा ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है, बिहार में भी एक औरंगाबाद है, तो यहाँ बिहार मत समझिएगा, ये महाराष्ट्र में है स्थित। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का जो कि उद्धारक कौन था। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि दिल्ली सुल्तान का जो कि शासक कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए दिल्ली सुल्तान का जो कि शासन कब प्रारंभ हुआ था, तो वो प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। और कब से कब तक चला था, याद रखिए 1526 ईस्वी तक जो कि चला था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा कौन सा वो सुल्तान था जिन्होंने सती प्रथा पर आरोप रोकने का प्रयास किया था। तो वो प्रयास किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामिक सिद्धांतों और सुझावों का जो कि प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा वो किया गया था अलाई दरवाज़ा पर। अलाई दरवाज़ा जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, अलाई दरवाज़ा याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा जो कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो याद रखिए कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिन्होंने कठोर नीति अपनाई थी, तो वो अपनाया गया था बलबन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, तो इब्न बतूता जो था वो यहाँ पर मोरक्को का यात्री था। चीन का कौन था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर
कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो कि कौन था, तो वो यहाँ पर लोधी वंश था। याद रखिएगा लोधी वंश का कार्यकाल कब से रहा था, तो अभी आपको हम बताए थे कि 1451 से लेके और 1526 तक। याद रखिएगा 1451 से लेके 1526 तक इसका शासनकाल रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि दक्षिण विजय करने का जो कि मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो याद रखिए किसके द्वारा ये सौंपा गया था, तो ये अलाउद्दीन ने जो सौंप दिया था तो वो मलिक काफूर को सौंप दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियरों को राजकुमार किसे कहा जाता है, कि ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर जो कि टोकन मुद्रा बनवाया थे। तो याद रखिए किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये यहाँ पर चीन का उदाहरण लिया गया था इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये तोमर के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए थे। तो याद रखिए वो कौन शासक था जिन्होंने 1000 से लेके और 1026 यानी कि ये 25 वर्षों में 14 बार आक्रमण किया था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि महमूद गजनवी हो जाएगा, जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और काफ़ी सारा संपत्ति वहाँ से लूट के ले गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ जो कि स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया अभी, तो याद रखिएगा इलाहाबाद का नाम बदल कर जो कि प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो कौन से राजवंश का राज था, याद रखिएगा कि उस टाइम पर जो कि तुलुब राजवंश का राज था। याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो दिल्ली से दौलताबाद कौन सी जो कि यहाँ पर तो मोहम्मद तुगलक द्वारा यह बदला गया था दिल्ली से दौलताबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कौन चलाए थे, तो याद रखिएगा कि वो चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश आरंभ किए थे। तो याद रखिए खिज्र खां के द्वारा कौन सा राजवंश के प्रारंभ किया गया था, तो वो किया गया था सैयद वंश का नींव डाला गया था। चलिए आगे देखते हैं और कब इन्होंने नींव डाला था, तो याद रखिएगा कि ये 1414 ईस्वी में डाले थे। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देखिएगा जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चांदी का सिक्का टांका किसने चलाया था। तो चांदी का सिक्का जिसको टांका बोलते हैं किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण जो कि प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ये किस कारण से जो कि प्रसिद्ध है, तो ये जो कि उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि इसका जो बनावट है तो वो उत्कृष्ट यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले इस्पात का कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देखिएगा कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब में जो कि समसामयिक थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये इल्तुतमिश को छोड़कर। याद रखिएगा जब यहाँ पर बात है अमीर खुसरो का, तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि उनके द्वारा जो कि इनको तबला का आविष्कारक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि तबला का आविष्कार किसने किया, तभी आप यहाँ पर अमीर खुसरो आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो कि फारसी थी। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड मिलता है, यानी कि वर्णन कौन से इतिहास का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा वो उसमें अरब के इतिहास का जो कि वर्णन मिलता है चचनामा में।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो याद रखिएगा कहाँ पे कहाँ से बदली थी, तो दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी में परिवर्तित किया था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है। तो याद रखिएगा किस में वृत्तांत है, तो ये वृत्तांत मिलता है किताबुल हिंद में, ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में कौन से उत्तर भारत में कई शहरों की जो कि स्थापना की थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कि कुवत उल मस्जिद में स्थित जो कि लौह स्तंभ किस शहर में है। तो याद रखिए ये कौन से शहर में स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो यहाँ पर हसन गंगू हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो कि सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो याद रखिएगा सल्तनत की राजधानी जो कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिएगा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर हम्पी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा भारत पर जो आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में, तो यहाँ पर इल्तुतमिश के टाइम पे वो आक्रमण किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। तो याद रखिएगा कौन रूढ़िवादी था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नक्शबंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। याद रखिएगा सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि 1489 से लेकर और 1517 तक इसका जो कि शासनकाल रहा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1489 से 1517 ईस्वी तक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है यहाँ पर कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये 1398 ईस्वी में जो कि भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में जो किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था कृष्णदेवराय द्वितीय के, सॉरी यहाँ पर देवराय या फिर कृष्णदेवराय द्वितीय के बारे में बता सकते हैं कि ये जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। याद रखिएगा कब आया था, तो याद रखिएगा कि 1400 यहाँ पर 41 में ये भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश जो कि राज नहीं किया था, तो याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर गोरी वंश हो जाएगा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कभी भी अपना शासन स्थापित नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना जो कि मुक्ताल्य मयद किस भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा क्योंकि अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जो कि आपको मिलता है तो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो कौन सी शताब्दी में, तो याद रखिएगा वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था, तो याद रखिएगा ये जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था और इसको पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा कार्य पूर्ण जो कि इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर उसके बीच में वो मर गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी, यहाँ पर ये समुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। याद रखिएगा ज़्यादातर ऑप्शन में आपको इल्तुतमिश ही मिलेगा, तो इल्तुतमिश को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर कि निम्नलिखित शासकों में से अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर और 3 साथ साथ यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लीजिए, सारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 2।
यानी कि पहले यहाँ पर जो कि सबसे पहले यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो याद रखिएगा इसका शासनकाल जो कि 1206 से लेके और 1211 ईस्वी तक रहा था। याद रखिएगा 1206 से लेकर 1211 तक। उसके बाद फिर यहाँ पर जो कि बलबन, तो बलबन का कार्यकाल कब तक रहा, सॉरी यहाँ पर इल्तुतमिश। उसके बाद यहाँ पर इल्तुतमिश रहा था, तो इल्तुतमिश का काल जो कि 1211 से लेके और कब तक रहा, तो ये 28 तक रहा था। और उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा कि 1236 से लेके और 1240 तक इसका शासनकाल रहा था। और उसके बाद इल्तुतमिश का कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा कि सॉरी यहाँ पर बलबन का यहाँ पर इल्तुतमिश का बता बलबन का यहाँ पर कब तक रहा, तो याद रखिएगा कि 1266 से लेके और 1286 तक। याद रखिएगा ये इसका कालक्रम था और इसका शासन का जो कार्यक्रम था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक क्योंकि पुर्तगाली गवर्नर अब्बुल रजाक का मित्र था, तो याद रखिए कौन जो पुर्तगाली था और अब्बुल रजाक का मित्र था। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कृष्णदेव राय। याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को जो कि चर्च बनाने की अनुमति दी थी, तो याद रखिएगा चर्च बनाने की अनुमति कौन दिया था, तो वो दिया था वेंकट द्वितीय ने। इसका शासनकाल कब तक रहा था, तो याद रखिएगा वेंकट द्वितीय का शासनकाल जो कि 1585 ईस्वी से लेके और 1614 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। याद रखिएगा 1614 ईस्वी तक जो कि वेंकट राय द्वितीय का शासनकाल रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे, तो याद रखिए किस शासक के समकालीन थे, तो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर कि तैमूर के किसके शासन काल में जो कि भारत पर आक्रमण किए थे, तो तैमूर ने जो कि भारत पर आक्रमण किया था तो किसके शासन काल में किया था, तो याद रखिएगा उस समय जो कि नसीरुद्दीन महमूद शाह भारत पर शासन कर रहा था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी याद रखिए चित्तौड़गढ़ का किला जो कि यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर कि अमरोहा का युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो विजय प्राप्त हुआ था तो वो मंगोल सेना के विरुद्ध ये विजय प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर कि रानी नाई की देवी जिन्हें किसको जो कि 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, तो याद रखिएगा रानी नाई की देवी को जिनको यहाँ पर जो कि मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा वंश था जिसने उत्तरी भारत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। जब भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था तो याद आप सोच सकते हैं कि ये गुलाम वंश का अलावा को हो ही नहीं सकता। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और ये 1206 से लेकर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन रहा था इस वंश का, गुलाम वंश का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दोस्तों जब भी यहाँ पर कल्हन की बात आए तो आपको याद होना चाहिए राज तरंगिणी, उन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक की रचना की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कल्हन ने किस पुस्तक जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है, तो याद रखिएगा राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी, तो याद रखिएगा ये आप सभी लोगों को लगभग पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा महमूद गजनी ने। कब से, तो यहाँ पर 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक ये 14 बार आक्रमण किया था और इसका अंतिम आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर था 1026 ईस्वी में, और इसमें काफ़ी सारे संपत्ति जो कि यहाँ से ले गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम था वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो कौन था, याद रखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर कि किसके मध्य की अवधि जो कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए वो कौन सी अवधि थी,
तो वो अवधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1286 लेकर 1526 तक जाना जाता है गुलाम वंश के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं 1286 लेकर 1526 तक। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देखिएगा कि तैमूर द्वारा कितनी ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन जो कि राज्यपाल था। तो याद रखिएगा राज्यपाल कौन था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सैयद वंश की स्थापना जो कि खिजर खां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपको हम अभी से 2 बार बता चुके हैं, याद रखिएगा। फिर एक बार बता देते हैं 1414 ईस्वी में जो कि सैयद वंश की स्थापना किया गया था, खिजर खां के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर कि कौन जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। तो याद रखिएगा वो रजिया सुल्तान था, किसकी बेटी थी। तो याद रखिएगा रजिया बेगम यहाँ पर दिया गया है। रजिया बेगम किसकी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और आगे इसका विवाह किसके साथ हुआ, अल्तुनिया के साथ। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भगवान राम पर जो कि केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे भक्ति आंदोलन का अग्रदूत, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ही थे, रामानंद जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर कि डॉक्टर जो कि यहाँ पर रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे, जिन्हें रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो याद रखिए वो कौन थे, तो यहाँ पर तुलसीदास जी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रामचरितमानस के बारे में पूछा रहा है, तब यहाँ पर तुलसीदास ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रामचरित के बारे में दे, यहाँ मानस ना देखिए डायरेक्ट यहाँ पर रामचरित दे, तब इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तब यहाँ पर संध्याकर नंदी हो जाएगा। ये एसएससी में कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वहाँ पर तुलसीदास भी ऑप्शन में मिलता है और संध्याकर नंदी भी मिलता है। तो वहाँ पर लगभग 99% कैंडिडेट यहाँ पर जो कि तुलसीदास टिक करके आते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। वो खुद के तो मानते हैं कि हम सही बना के आए, लेकिन एग्जामिनर द्वारा वो क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था वो किसके नाम पर, तो वो रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुजरात में जो कि वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करण देव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर कि भारत के किस राज्य पर जो कि अहोम वंश का शासन था। तो याद रखिएगा वो कौन सा वंश था, तो वो असम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला जो कि सैयद शासक था। तो याद रखिएगा दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, तो वो खिजर खां हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर कि किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। तो आप सभी को पता होगा वो कौन था, तो वो याद रखिएगा कि वो था महमूद गजनबी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को जो कि महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जयपाल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थापित है। तो याद रखिएगा इसकी करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो 4 मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में जो कि वीरशैव किसके अनुयायी थे। तो याद रखिए वीरशैव किसके अनुयायी थे, ये जो कि बसवत्रा के जो कि अनुयायी थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। तो याद रखिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसके द्वारा हमला किया गया था, तो ये गजनी का मसूद के द्वारा हमला किया गया था और सारे मंदिर को लूट लिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
100 यहाँ पर कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 100 के करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बंदगान के नाम से, या दीवान ए बंदगान आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और मेरे लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका बिल्कुल मन में है कि हाँ मुझे इस बार एसएससी को क्रैक करना है। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ साथ कम से कम अपने 5 ऐसे प्रिय दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो इस वीडियो को देखें और जिनको यहाँ से फ़ायदा हो, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर कि हौज ई सुल्तानी जो कि एक है तो वो क्या है? तो याद रखिएगा हौज सुल्तानी क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर ये एक बड़ा जलाशय हो जाएगा, जलाशय था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत में, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का ताकि चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति यानी कि मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्का कहा जाता था, याद रखिएगा, या धारा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर कि कौन सा जो कि गोल गुम्बज या गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बीजापुर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर कि दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार जो कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिए किसके द्वारा करवाया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो कि कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर कि यहाँ पर फतेहाबाद, याद रखिएगा फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति जो कि 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्तोत्रीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा, माफ चाहता हूँ, मार्को पोलो, याद रखिएगा मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा मार्को पोलो जो कि कहाँ का यात्री था या कहाँ से आया था? तो ये जो कि वेनिस से आया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर कि इत्माद उद दौला, याद रखिएगा इत्माद उद दौला का मकबरा जिसमें पिट्रा ड्योरा जो कि यहाँ पर पच्चीकारी के नाम से जानते हैं, पिट्रा ड्योरा के साथ सजावट की गई है, जो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आगरा में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखिए ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने जो कि हैदराबाद शहर बसाया था? तो याद रखिएगा हैदराबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 के लिए ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको याद दिलाता तक आपको यहाँ पर नींद ना लगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपको बताना है खानवा का युद्ध कब और किस राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था, चलिए मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों 16 मार्च, याद रखिएगा डेट भी कई बार एग्जाम में दे देता है, 16 मार्च 1527 ईस्वी को जो कि लड़ा गया था किसके बीच? तो राणा सांगा और किसके बीच? तो बाबर के बीच। याद रखिएगा राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अब इस युद्ध में जो कि यहाँ पर कौन हारा था, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके युद्ध में, ये युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में और प्रथम मुगल बादशाह बाबर और राजपूत सेना के बीच जो कि हुआ था। और इस युद्ध राजस्थान के जो कि यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये युद्ध जो लड़ा गया था यह राजस्थान के भरतपुर जिले में जो कि खानवा के पास लड़ा गया था। और बाबर ने
बाबर इस युद्ध को जीत गया था, याद रखिएगा। बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीत गया था और राणा सांगा जो कि इसमें पराजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अभी अभी जस्ट हम बताए थे, याद रखिएगा, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप 1336 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, कि निम्न में से कौन जो कि किताबुल हिंद का लेखक था, जिसे अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल बरूनी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पर, कृष्णदेव राय द्वारा जो कि रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमुक्ति मल्यद हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पर, कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पर, कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो याद रखिएगा, ये विष्णु भगवान की जो कि प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में उत्तरायण के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो हम इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिए हैं, तो आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं है, पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 100 कितना है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये पीछा हो गया, कितना था यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में जो कि तैमूर या तैमूरलंग जो कि लोहालंगरा ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये तुगलक वंश के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम टाइप 2 के, यहाँ पर हम जो कि टाइप 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको अभी नींद आ रहा है या फिर आँख पर थोड़ा बहुत ऐसा असर आ रहा है, तो आप बिल्कुल 1 गिलास पानी पी सकते हैं वीडियो को रोक कर, और मुंह पर पानी मार लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर नींद ना आए और आप अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छे फ्री माइंड से देख पाएँ। तो हम टाइप 2 के पहले प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो याद रखिएगा, ये शेर शाह सूरी के द्वारा जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था, ये पंजाब को किसके साथ जोड़ता है। तो याद रखिएगा, ये आगरा के साथ जोड़ता है पंजाब को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। आज पीडीएफ बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो मुझे लगता है देखने में आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, ये पानीपत की पहली लड़ाई। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कब हुई थी, और नहीं पता है तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 21 अप्रैल, याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा, ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ाई हुआ था, और जिसमें कि बाबर विजय रहा था और इब्राहिम लोदी जो कि हार गया था इस युद्ध को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कि किस मुगल शहंशाह ने जो कि मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, याद रखिएगा। कभी उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो याद रखिएगा, ये 1638 ईस्वी में, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो याद रखिए, किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये संबंधित है अकबर के शासनकाल से। अगला देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। यहाँ पर बनवाया था, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा, यहाँ पर किसने नहीं बनवाया था ये पूछ रहा है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ग्वालियर का किला जो कि अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये फोर्ट टिवेंस ट्रांसफर पर जो कि आधारित है, याद रखिएगा। और ये जो कि आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला जो कि बनवाया गया था अकबर के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था।
तो याद रखिएगा तानसेन का मूल नाम क्या था। आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा रामतनु पांडे जो कि तानसेन का मूल नाम था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि पुणे कभी जो कि किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा पुणे पहले जो कि किसकी राजधानी था, तो ये पेशवा की राजधानी हुआ करता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो ये बदायूं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से किस पर जो कि अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुजरात विजय पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि निम्न में से कौन जो कि सही जोड़ा सा है। तो याद रखिएगा असफ खां जो कि यहाँ पर अकबर का संरक्षक नहीं है, आदम खां यहाँ पर अकबर नहीं है, फिर यहाँ बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बैरम खां कौन थे, तो अकबर के दादाजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसकी जो कि रिजेंट कौन था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा अकबर का कौन था एक जो कि यहाँ पर दरबारी था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो वो हो जाएगा बीरबल। याद रखिएगा अकबर और बीरबल की बचपन में आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो सर्च करिए, और सुनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या आपने सुना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आंसर करिएगा और अपने मन में आंसर करिएगा दोस्तों। बहादुर शाह जो कि प्रथम का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका जन्म जो हुआ था 1643 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि अबुल फजल ने लिखा था। तो अबुल फजल ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये अकबरनामा लिखा गया था। याद रखिएगा अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा जहांगीर का अर्थ क्या होता है, ये विश्व विजेता जो कि जहांगीर का अर्थ होता है। हर एक नाम का अर्थ होता है, उसके नाम का अर्थ था विश्व विजेता। अगला देखिए शाहजहां का प्रसिद्ध जो कि तख्त ताउस 1739 ईस्वी में कौन जो कि ले गया था। तो याद रखिएगा कौन ले गया था, तो वो ले गया था फारसी आक्रामक नादिर शाह। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिए औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई थी वो अहमदनगर में हो गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मुगल गार्डन। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो याद रखिएगा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था 1674 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोपों और गोले बारूद प्राप्त किए थे। तो वो कौन सा था, कहाँ से प्राप्त किया था, तो याद रखिए फ्रांसीसी से इन्होंने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए अपने सभी दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिएगा कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, तो क्या था, याद रखिएगा, तो वो यहाँ पर संत तुकाराम था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो याद रखिएगा सच्चा बादशाह कौन अपने आप को कहे थे, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह क्या में थे, तो सिख के 10वें गुरु थे। याद रखिएगा 10वें, और या फिर अंतिम ही कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद सिख का परंपरा जो है समाप्त कर दिया गया था, और ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ही। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तब वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आंसर लगाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1699 ईस्वी में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह ने। याद रखिएगा गुरु हरगोविंद ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप कैप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था भारत, तो याद रखिएगा ये 1498 ईस्वी में जो कि ये भारत आया था। याद रखिएगा।
और ये कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा ये भी पुर्तगाल का था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, और ये प्रश्न दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया है देख सकते हैं आप, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिएगा कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। तो याद रखिएगा गीता का फारसी में अनुवाद जो कराया गया था वह दारा सिकोह के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो याद रखिएगा वो कौन था, तो वो था यहाँ पर अबुर अबुरबर्ग, याद रखिएगा, अल्बुकर्क, याद रखिएगा अल्बुकर्क, जो कि गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा, यानी कि राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। तो याद रखिएगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, तो वो मुअज्जम बना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र, याद रखिएगा बिहार नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद एक बिहार में है, तो बिहार में यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। आगे देखिए अलाई दरवाज़ा जो कि किस विश्व विरासत स्थल में है। तो याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा कौन से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो ये कुतुब मीनार में शामिल किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। तो याद रखिएगा सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, तो पेशवा बाजीराव था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बाजीराव, यानी कि पेशवा बाजीराव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो याद रखिएगा कौन जो कि अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर बाबर और जहांगीर, याद रखिएगा बाबर और जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अकबर हो जाएगा। आगे देखिए कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी। तो याद रखिए अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी, वो फतेहपुर सिकरी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपके सामने है यहाँ पर कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। तो याद रखिएगा जहांगीर की जो कब्र बनवाई गई थी तो वो कहाँ पर बनवाई गई थी, ये तो वो लाहौर में बनवाई गई थी। लाहौर कहाँ पे स्थित है, ये पाकिस्तान में, जो कि लाहौर दरा शहादर जो कि बाग जहांगीर के मकबरा में स्थित है वहीं पर है, याद रखिए लाहौर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो याद रखिएगा ये धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे करता था, तो ये इबादत खाना में अपने धार्मिक विचार विमर्शों को करता था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या सदर उस सदर से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा कि यहाँ पर गिरजे संबंधी मामला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखिए संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, तो वो कौन शासक था, तो वो शासक था औरंगजेब। इसको खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये दोस्तों बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो याद रखिएगा शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहली बार कब लूटा था, तो याद रखिएगा शिवाजी ने पहली बार जो कि 1664 ईस्वी में लूटा था सूरत को, और फिर दूसरी बार कब लूटा था, ये 1670 ईस्वी में लूटा था दूसरी बार, याद रखिएगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि शेर शाह की महानता किस में निहित है। तो याद रखिए शेर शाह की महानता किस में निहित है, तो वो निहित है प्रशासनिक सुधार में, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, तो यहाँ पर टोडरमल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा आपके सामने जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो याद रखिएगा जजिया कर कौन शासक जो कि समाप्त किया था, तो वो शासन अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। और ये इसका जजिया कर का उन्मूलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1564 ईस्वी में जो कि अकबर ने जजिया को उन्मूलन किया था और इसे हिंदुओं से वसूल किया जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर
कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि पुराना किला किसने बनवाया था? तो याद रखिए पुराना किला जो बनवाया गया था वो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो कि पेशावर सदन का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो ये कौन से राजा के राजकवि थे? याद रखिएगा ये शाहजहां के राजकवि थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मंसूर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो याद रखिए कौन सा स्मारक जो गुलाबी रंग का है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कि 17वीं सदी में जो कि किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार पिछले बार दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिवाजी, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। गुरिल्ला युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1645 ईस्वी में पहली बार जो कि शिवाजी के द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो याद रखिए किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लाहौर पूर्व बंगाल। अगर आपसे यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दे यहाँ पर पंजाब से लेके और लगा सकते हैं आगरा, याद रखिएगा पंजाब से लेके आगरा भी आपका आंसर अगर दे तो यहाँ पर ये सही आंसर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाहौर से पूर्व बंगाल दिया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पर अगर पंजाब से लेकर और लाहौर देता तभी यहाँ पर ये सही था। सर यहाँ पर पंजाब से आगरा देता तभी यहाँ पर ये सही आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंचमहल, याद रखिएगा। चलिए पंचमहल कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा पंचमहल जो स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो मचूनी आया था, याद रखिएगा। सर यहाँ पर मनुची, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देखिएगा कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो याद रखिएगा किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये पुत्र थे शेख मुबारक के पुत्र थे, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो याद रखिएगा वो गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 56 की ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा अमृतसर की आधारशिला रखी थी तो वो गुरु रामदास थे। आगे क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का नहीं बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, याद रखिएगा ये विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो कौन हो सकता है दोस्तों? आप सभी को लगभग पता होगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बाबर के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा कि वो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कि औरंगजेब जिसका शासनकाल कब से कब तक? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा, ये किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा ये जो कि मुगल वंश का शासक था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कि अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति था? तो याद रखिएगा सेनापति कौन था? तो वो मीर बख्शी जो कि उसके अंदर सेनापति था। ये ऐसे CHSL के एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर देखिए कि किसने गरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिवाजी, याद रखिएगा 1645, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पंचमहल किस में स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है पंचमहल। तो याद रखिएगा पंचमहल जो स्थित है वो आपको मिल जाएगा फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक जिनका शासनकाल था, ये किस वंश के थे। तो याद रखिए ये जो वंश थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 के बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है। तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है, याद रखिएगा, तो वो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखिए, जिसको वैभव द्वार के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा को वैभव द्वार के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर स्मारक दिए गए हैं और यहाँ पर शासक दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगरा का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखिएगा ताजमहल जो बनवाया गया था तो वो बनवाया गया था, सॉरी यहाँ पर बी, यहाँ पर दो बार यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ पर एक बी और एक यहाँ पर ये होगा सी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आगरा का किला जो बनवाया गया था, तो याद रखिएगा ये बनवाया था अकबर के द्वारा। फिर यहाँ पर ताजमहल, ताजमहल किसके द्वारा, याद रखिएगा कि ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और फिर यहाँ पर पुराना किला, तो ये यहाँ पर शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर, कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो नेताओं के बीच लड़ी गई थी। तो सॉरी किन दो सेनाओं के बीच। तो याद रखिएगा पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो लड़ी गई थी, आपको पता होगा कि अकबर तथा हिमू के बीच लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1556 में, याद रखिएगा। पहला युद्ध कब था, तो 1526 में, दूसरा 1556 में, और अगर तीसरे की बात करें तो 1761, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। पिछले बार दुर्गा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। फिलहाल हम दूसरे युद्ध की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जो कि आदिल शाह सूरी और यहाँ पर मुख्यमंत्री और हिंदू सेनापति हिमू के बीच जो कि लड़ा गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिया ही गया है, चलिए, कि अकबर और हिमू के बीच जो कि लड़ा गया था। चलिए, और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो याद रखिएगा इस युद्ध में जो कि अकबर विजय हुआ था और हिमू हार, यानी कि हुमायूं हार गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, याद रखिएगा युग्म जो कि सही नहीं है। तो पहला यहाँ पर जो कि अबुल फजल यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पर मुख्य सलाहकार बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर यहाँ पर फैजी जो कि कवि था बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही है। और फिर यहाँ पर बीरबल जो कि वित्त मंत्री, तो ये यहाँ पर उसको गलत दिया हुआ है। इनका ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर, कि आमेर का किला किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा आमेर का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर, कि निम्न में से कौन जो कि सिख गुरु का निशान के उत्तराधिकारी थे, सॉरी किशन के उत्तराधिकारी थे। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा वो सिख गुरु जो कि किशन के उत्तराधिकारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर गुरु तेग बहादुर हो, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर। 72 क्वेश्चन नंबर जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्ती थे। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर किसके परिवर्ती थे। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 ये मुगल के परिवर्ती थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर, कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था, अब यहाँ पर आप शाहजहां आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तुकार की अगर बात करें तो उस्ताद अहमद शाह लाहौरी, याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर, कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर 4 याद रखिएगा शाहजहां के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर, कि किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त यानी कि टैक्स मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर कोई भी जो कि यहाँ पर इसको फरमान यहाँ पर दिया नहीं था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो कि गलत आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऑप्शन ये क्वेश्चन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 1615 ईस्वी में जो कि सर थॉमस रो ने मुगल न्यायालय में अनुमति प्राप्त करने में सफल
होकर और अंतर्देशीय वेतन का दायित्व देने के बिना निःशुल्क व्यापार की पुष्टि की थी। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया, सर टॉमस रोज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इसको गलत मानते हैं या फिर कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर कि भारत में जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखिएगा बाबर था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। तो याद रखिएगा इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो इनकी शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी आनंदपुर साहिब में, याद रखिएगा, और यहीं पर इन्होंने फारसी भी सीखा था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया जाता है, किया जाना जाता है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रज्जनामा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। तो याद रखिएगा पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 79 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिंदू कुश हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा लाल किला का निर्माण जो कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो कि दोस्तों पूछा गया है। ये सारे प्रश्नों के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर कि अपनी माता की ओर से जो कि मुगल किसके वंशज थे। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ये चंगेज खां, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर कि गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर कि निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खानवा युद्ध में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर कि सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, 15 से 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि अहमद शाह प्रथम हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, पाटिल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जो कि रजिया पुनः लगाया, सॉरी यहाँ पर जजिया कर के बारे में बताया, जजिया कर पुनः लगाया गया था। पहले यहाँ पर अकबर के द्वारा समाप्त किया था और फिर से जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा फिर से शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर फैजी किसके दरबार में रहते थे। तो फैज जो कि एक कवि थे, ये किसके दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4, ये अकबर के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था, यानी कि किस धर्म से लिया था। तो याद रखिएगा ये जो कि पारसियों से लिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी। तो याद रखिएगा रामचरितमानस की जो भाषा है तो वो कौन सी भाषा है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1671 में लड़ी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती का जो कि मृत्यु हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 96 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1556 ईस्वी में जो कि मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अकबर को प्राप्त हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर कि राजस्थान के किस जिले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में जो कि छत्रियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर कि जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मनसबदारी प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जो किसका किताब मिला था। तो याद रखिएगा जिसका अर्थ है कि विश्व विजेता, तो याद रखिए जहांगीर, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, इसी वीडियो में बताया था, जहांगीर का जो कि विश्व विजेता अर्थ बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियाँ हैं। तो याद रखिएगा ये शाहजहाँ शासनकाल की विशाल उपलब्धियाँ हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर, और इसका आंसर देने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर देखिएगा कि हुमायूं के उत्तराधिकारी जो कि उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अकबर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5 गुरु कौन थे, यानी कि 5वें गुरु कौन थे। तो याद रखिए सिखों के 5वें गुरु कौन थे, आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो थे गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिकंदर सूरी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर कि किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा गुरु रामदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 4 हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर देखिएगा कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु जो कि 1605 ईस्वी में हुई थी उसे आगरा से बाहर सिकंदराबाद में दफनाया गया था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अकबर हो जाएगा। आगे देखिए कि किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा रंजीत सिंह हो जाएगा। अगला देखिए तुकारवोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा तुकारवोई की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1575 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। याद रखिएगा कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी तो वो लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में, या फिर कन्नौज या बेलग्राम के नाम युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट किसके अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह जहांगीर को उनके दरबार में भेजा था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर कि जब हार निश्चित हो जाती है तो जो कि पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता है, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो कौन नहीं वापस आ सके, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजपूत जो कि 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि सम्राट अकबर किसके दरबार में टोडरमल थे। तो याद रखिएगा सम्राट अकबर के दरबार में जो टोडरमल
प्रख्यात थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, ये भी वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सिकंदर लोदी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अकबर हो जाएगा। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा कि ये 18 जून, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अफजल खान, याद रखिएगा, अफजल खान जो कि मारा गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पर कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH, नेशनल हाईवे नंबर 1 जानते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पर किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की संकल्पित किए थे। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करता था कि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिएगा कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है, कौन सा कथन जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पर मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज रूप में वर्णित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और मुझे गलत ही यहाँ पर पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 के लिए। आगे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर लास्ट में था तो इनमें से सभी, तो हम फिर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन गलत है या फिर सही है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि मुगल सम्राट किसने जो कि आलमगीर की उपाधि धारण की थी। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते हैं। तो वो अमीर खुसरो जाने जाते हैं, इनको तबला का आविष्कारक रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए तलवंडी, ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पर, 125 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर औरंगजेब के समय में ये लिखा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पर कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये रखिएगा, गुरु अंगद के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा ये किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम दिया गया है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर, चलिए देख लेते हैं कौन यहाँ पर हमसे गलत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो कि यहाँ पर गलत में अकबर, यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर जो कि यही गलत, यहाँ पर सबसे पहले हुमायूं हो जाता है। तो यहाँ पर हुमायूं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये गलत दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और हमसे यहाँ पर गलत अनुक्रम ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जो कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1734 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की राजधानी प्रणाली से संबंधित है, कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर चौथ और सरदेश मुखी। आगे 131 यहाँ पर देखिए कि चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 132 नंबर
132 नंबर यहाँ पर देखिएगा कि शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद को जो कि यहाँ पर अष्टप्रधान के नाम से जानते थे शिवाजी महाराज के शासन काल में। अगला देखिए कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत नेताओं माफ कीजिएगा राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी कि खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो मैंने आपको पहले बताया था 1527 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने जो कि दीन ए इलाही आरंभ किया था। तो दीन ए इलाही जो आरंभ किया गया था अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पर कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो स्थित है वो याद रखिएगा वो सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है, तो बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पर कि मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, एक बार यहाँ पर गलत पूछता है, अब यहाँ पर सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम में सबसे पहले यहाँ पर बाबर होगा, तो बाबर यहाँ पर 1, 2 और 3 सभी ऑप्शन में है। चलिए चौथा हम देखते हैं, चौथा में यहाँ पर भी बाबर है। बाबर के बाद जो कि यहाँ पर कौन सा है, तो बाबर के बाद यहाँ पर हुमायूं होना चाहिए, हुमायूं यहाँ पर दूसरे में भी है। फिर यहाँ पर अकबर होना चाहिए, अकबर यहाँ पर इसमें भी अकबर है। फिर यहाँ पर जो कि अकबर के बाद यहाँ पर जो कि जहांगीर होना चाहिए, तो जहांगीर इसमें भी है। फिर यहाँ पर जहांगीर के बाद जो कि शाहजहां इसमें नहीं है, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 136 के लिए, जो कि सही क्रम दिया था। अगला 137 नंबर देखिएगा कि कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण किला था वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भी कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 138 निम्न में से कौन जो कि मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो कि राणा कुंभा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 यहाँ पर कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140 यहाँ पर औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया था। तो औरंगजेब का शासनकाल क्या था, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए इनका शासनकाल कब से कब तक था, कि ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। आगे देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज या बेलग्राम दोस्तों एक ही युद्ध था, एक ही नाम अलग अलग था और कई बार आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करवा सकता है। तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध दोनों एक ही है, याद रखिएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुकरण अकबर ने जारी किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, शेर शाह सूरी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में वर्णित गज लंबाई मापने की इकाई को किस नाम से जानते हैं, यानी कि किस नाम समान भागों में विभाजित किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, तस्सुज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 144 यहाँ पर सिकंदरा में सम्राट डॉट का मकबरा था। तो याद रखिएगा सिकंदरा में सम्राट किसका मकबरा था, तो वो मकबरा याद रखिएगा तो वो यहाँ पर अकबर का मकबरा था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पर, तो 146 नंबर यहाँ पर देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है सारे प्रश्न को दोस्तों, कि मान कुवैतुल नामक पुस्तक जो कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, राजा मान सिंह तोमर, याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर टाइप 3 के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ साथ चैनल पर पहली बार आई है और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको इसकी ज़रूरत है। आपको अगर पसंद ना भी आता है तो इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न टाइप 3 का, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, सूरत कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो याद रखिएगा सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है, तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, कासिम बाजार याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो याद रखिए मुस्लिम शासक कौन था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला। तो ये यहाँ पर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद जो स्थित है वो किस नगर में स्थित है, याद रखिए ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर चंगेज खां बनाम जो कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर गलत जोड़ी यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो याद रखिएगा कि वो यहाँ पर पुर्तगाली था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है, तो वो शाहजहाँ को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका जो कि अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत किया गया है। तो यहाँ पर किसका गलत है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो राणा सांगा जो कि बाबर से बिल्कुल यहाँ पर सही है, पृथ्वीराज चौहान अकबर से बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर जुझार सिंह शाहजहाँ, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा था। अगला देखिए कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नरसिम्हा प्रथम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिए दोस्तों गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ पर गुरु अंगद हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, यानी कि सही सही मेल नहीं खाता, यानी कि गलत यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिए इसका कौन सा यहाँ पर जो कि गलत दिया गया है, यहाँ पर निकेतन जो कि समरकंद ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिए यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पर देवगिरी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाइए, यानी कि यहाँ पर कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये आपको चुनना है इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जो कि वास्को डी गामा भारत आया था। और उसके बाद सिपाही विद्रोह जो कि यहाँ पर 1557 याद रखिएगा, सॉरी 1800 याद रखिए 1857 में हुआ था, याद रखिएगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में, तो यहाँ पर 1498 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा। और बाबर द्वारा जो कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब की गई थी, ये भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो ये 1526 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो कि 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 15 यहाँ पर कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे। तो संत रामानंद जो कि किस शाखा से संबंधित थे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राम मार्गी से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है, यानी कि 3 ग्रंथ इसमें सूरदास है और एक यहाँ पर नहीं है। तो सूर सत्य जो कि सूरदास का नहीं है दोस्तों, ये यहाँ से आपके पूछा जा रहा था क्योंकि यहाँ पर सुर सरावली है ही, फिर यहाँ पर साहित्य लहरी है ही, और यहाँ पर सूर सागर तो है ही। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। तो याद रखिएगा उड़ीसा में किसने जो कोणार्क मंदिर बनवाया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन यानी कि 3 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। तो याद रखिए किसने वर्तमान में भोपाल शहर बनवाया था, तो यह महेंद्र भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर जो कि किसने हमला किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो कि यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलिक काफूर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 2 बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, शायद यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण
जो कि किसके द्वारा कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, चंदेल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो कि कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण जो किस में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजतरंगिणी हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो याद रखिए ये कल्हन है, जो कि मैंने इसी वीडियो में बताया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में जो कि पेस्टक का अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, लंबा प्रवेश द्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा था। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी सीरीज लेकर, लेकिन उसके लिए आपको ये जो टारगेट मैंने वीडियो में बताया है उस टारगेट को कंप्लीट करना होगा। जय हिंद।